नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाह। एक बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स के बाद अगर कोई भगवान होता है तो वो होता है टीचर, यानी कि गुरु। एक टीचर होना बहुत ही गर्व की बात होती है, लेकिन एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या ज़रूरी है, क्या क्राइटेरिया होते हैं अच्छे टीचर बनने के लिए, उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अमित कुशवाहा हमारे शो एडमिशन अमित में, जो हमें बताएंगे कि एक अच्छे टीचर होने के लिए क्या कुछ ज़रूरी है, क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या सब्जेक्ट से जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। देखिए, टीचर बनने के लिए आपको स्टार्टिंग से अपना एक एम फोकस करना पड़ता है, एक दिशा आपको लेनी होगी। पहले क्या होता था कि पहले अगर कोई भी व्यक्ति टीचर बनना चाहता था तो उसके लिए बहुत सारे कोर्स थे, जैसे आपका बीएड हो गया, बीटीसी हो गया, डीएलएड हो गया, बीएलएड हो गया। ये सारे प्रोग्राम हैं जो आपको टीचिंग करने के लिए एलिजिबल करते हैं। किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए आपके पास स्नातक की डिग्री के साथ साथ एक ऐसी डिग्री होनी चाहिए जिसमें आप बच्चों की मनोदशा समझ सकें, बच्चों के लेवल पे जाके उनको पढ़ा सकें। और ये सारी चीज़ें आपको बैचलर ऑफ एजुकेशन में सिखाई जाती हैं, जिसको हम लोग जनरली बीएड के नाम से जानते हैं। अब बीएड करने के लिए जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट का, वो ये है कि आपकी स्नातक में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए और किसी भी सब विषय में स्नातक करने के बाद आप बैचलर इसमें बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। अमित जी, टीचिंग लाइन में कैसे जाया जा सकता है? लेकिन क्योंकि एक प्रोसेस होता है, ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद कई कोर्सेज में एमए होती है, उसके बाद आप बीएड कर सकते हैं। तो क्या इस पे क्या है कि बीए के बाद ही हम बीएड कर सकते हैं या एमए करना ज़रूरी होता है? कैसे जा सकते हैं? नहीं, बीएड करने के लिए आपको एमए करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीएड करने के लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन या किसी भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपकी ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। बीएड अभी क्या किया है, गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स चेंज किए। इन्होंने 2 कोर्सेज़ को मिला के एक इंटीग्रेटेड बीएड भी प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें बच्चा चाहे तो 12वीं के बाद ही डायरेक्ट बीएड में एडमिशन ले सकता है। 12वीं के बाद अगर बच्चा बीएड करता है तो उससे बीए बीएड, बीकॉम बीएड, बीएससी बीएड ऐसे करके एक इंटीग्रेटेड कोर्स बनाए गए हैं जिसमें एडमिशन लेना पड़ेगा। इसमें बच्चे को अलग से ग्रेजुएशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्टली बीएड में एडमिशन लेगा। और ये बीएड प्रोग्राम उसका 4 साल का रहेगा, जिसमें 3 साल ग्रेजुएशन के और 1 साल का बीएड का जो सिलेबस है उसको कंबाइन कर दिया गया है और इसे इंटीग्रेटेड बीएड हम बोल सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये है कि बच्चा ग्रेजुएशन करे और ग्रेजुएशन करने के बाद फिर बीएड के लिए अप्लाई करे। ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड जो होता है वो 2 साल का हो जाता है, ठीक है। बीएड करने के बाद आप किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब तो जो सीबीएसई है या अन्य जो बोर्ड हैं, सीबीएसई हो गया, आईसीएसई हो गया या फिर यूपी बोर्ड हो गया, इन्होंने अपने जिनको क्राइटेरिया है उसमें कंपलसरी कर दिया है कि अगर आप किसी को पढ़ाने जा रहे हो, 0 लेवल से लेकर 12वीं क्लास तक में अगर आप किसी को भी पढ़ाना चाहते हो तो आपको बीएड करना कंपलसरी है। इसके साथ में पहले क्या होता था कि पहले कोई भी व्यक्ति अपना सिंपल ग्रेजुएशन करता था, मास्टर्स करता था, उसके बाद सीधे किसी भी स्कूल में जाके पढ़ाने लगता था। लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी सब्जेक्ट की ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको बीएड करना कंपलसरी है, ज़रूरी रहेगा। बिना बीएड किए आपको किसी भी स्कूल में अब एंट्री नहीं मिलेगी। अब बीएड करने का एक प्रोसेस है हर एक स्टेट में। ये चूँकि बीएड जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू निर्धारित होता है, एक काउंसिल होती है। बीएड करने के लिए काउंसिल होती है जो बीएड की डिग्री को मान्यता देती है, जिसको बोलते हैं एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। ऑल ओवर इंडिया में अगर आप कहीं पर भी किसी भी स्टेट में जाकर अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की जो भी यूनिवर्सिटी है या फिर जो भी जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या वह कॉलेज या यूनिवर्सिटी एनसीटीई से अप्रूव है। अगर वो एनसीटीई से अप्रूवल है उसका तो आप किसी भी स्टेट में जाके एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन लेने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हैं, मतलब बोल सकते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी की कुछ गाइडलाइंस हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यूपी की, तो यूपी में एक जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूपी बीएड JEE, मीन्स उत्तर प्रदेश बैचलर ऑफ एजुकेशन जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके फॉर्म आपका जनवरी या फरवरी में निकलते हैं, जिसको आपको फिल करना होता है। एक बार अप्लाई करने के बाद फिर इसका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो ऑब्जेक्टिव होता है। एग्ज़ाम देने के बाद आपका
1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट के बाद फिर आपकी काउंसलिंग शुरू होती है और काउंसलिंग में आप उस स्टेट के किसी भी कॉलेज में जो भी NCTE से अप्रूवल है जिन कॉलेजों का, उसमें डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी ऐसा भी कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आपकी जो फीस होती है वो सभी कॉलेजों के लिए निर्धारित कर दी है। 2 तरीके के कॉलेज इसमें दिए गए हैं, एक सेल्फ फाइनेंस कॉलेज और एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज। सेल्फ फाइनेंस कॉलेज की जो फ़ीस है वो सरकार अपनी तरफ से निर्धारित करती है और जो भी संबंधित यूनिवर्सिटी होती है उसी यूनिवर्सिटी को आपको डायरेक्टली वो पैसा पे करना होता है। इसमें एक चीज़ समझने वाली ये भी है कि 2 तरीके की यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व रहती हैं। एक लोकल यूनिवर्सिटी, जिस एरिया में आप रहते हैं उस एरिया में एक यूनिवर्सिटी लगती है। दूसरी होती है ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी। ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी का चयन किया जाता है पूरे उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटियों में जो कि एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, जिसका काम आपका एप्लीकेशन फिल करना है, एग्ज़ाम करवाना, रिजल्ट निकालना और काउंसलिंग करवाना और उसके बाद कॉलेज अलॉट करना है। दूसरी होती है एग्जीक्यूटिंग यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाकर एडमिशन लेंगे। लेकिन आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारा काम जो भी ऑर्गेनाइजिंग यूनिवर्सिटी होगी उसी के थ्रू हो जाएगा, उसी पर आप अपनी फ़ीस जमा करेंगे। कोई पैसा इसमें किसी भी कॉलेज के अंदर जमा नहीं होता है। सारी की सारी फ़ीस आप संबंधित यूनिवर्सिटी जिसने भी एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराया है ऑनलाइन माध्यम से आप जमा कर सकते हैं, ठीक है। इसको करने के बाद फिर जब आप फ़ीस जमा कर देते हैं वहाँ पर आपका सपोज रिजल्ट आ गया, काउंसलिंग हो गई, काउंसलिंग के बाद फिर आपको बोला जाएगा कि आप कोई कॉलेज चूज कीजिए। कॉलेज चूज करने के बाद आपको फ़ीस के लिए बोला जाएगा, फ़ीस भी आप वहाँ पर ऑनलाइन जमा करवा देंगे। जैसे आप फ़ीस जमा कराते हैं वहाँ से एक लेटर आपको इशू हो जाएगा जिस पे आपका नाम होगा और संबंधित कॉलेज का नाम होगा। उस लेटर के साथ आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या फ़ोटोकॉपी उनकी ले जाके संबंधित कॉलेज में आपको जमा करनी होगी और वहाँ पर आपकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। दिस इज़ ओनली द प्रोसेस टू टीच इन एनी स्कूल। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप किसी भी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। जब आप किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर पढ़ाने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी पूछी जाती है, जो किसी भी प्राइवेट स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए एलिजिबल करती है। इसके अलावा इसका अगर मैं करियर की बात करता हूँ तो करियर बहुत अच्छा है। आप किसी भी स्कूल में जाइए, आप बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाने के साथ साथ आपका व्यक्तित्व भी निखरता है। साथ ही साथ समाज में आपको एक बहुत ही सम्मानित एक प्रतिष्ठा मिलती है। जी अमित जी, आपने बात की करियर उसका बहुत अच्छा है, तो अगर मैं करियर के साथ साथ अगर पैकेज की बात करूं, क्योंकि सैलरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी अगर आप लाइन में जा रहे हो, तो बीएड करने के बाद स्टार्टिंग सैलरी पैकेज क्या होते हैं और ये कितना बढ़ सकता है? देखिए, बीएड करने के बाद अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करता हूँ तो ये डिपेंड करता है संबंधित स्कूल के ऊपर कि स्कूल किस लेवल के स्कूल में आप जा रहे हैं। अगर मैं अच्छे स्कूल की बात करता हूँ, इंटरनेशनल स्कूल्स की बात करता हूँ, तो यही पैकेज आपका करीबन 30-40 हज़ार रुपये मंथली से स्टार्ट होकर 50,000, 60,000, 70,000, लाख रुपए तक पहुँचता है, ठीक है। लेकिन इसमें साथ ही साथ आपको एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है कि आप गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीएड करने के बाद। उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है, एक एग्ज़ाम और होता है जिसको हम TET बोलते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्ज़ाम भी स्टेट वाइज होता है। अगर मैं यूपी की बात करता हूँ तो यूपी टेट बोला जाएगा, बिहार की बात करता हूँ तो बिहार टेट हो गया, दिल्ली की बात करता हूँ तो CTET हो गया। अगर आप इस कोर्स को करते हैं, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ाने के लिए। जैसे ही किसी भी स्टेट में वैकेंसी निकलती है और आपके पास CTET या टेट का स्कोर है, तो उसके थ्रू आप सरकार गवर्नमेंट कॉलेज में या गवर्नमेंट स्कूल में जाकर TET एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप जब भी उस स्टेट में वैकेंसी निकलेगी आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आपका सरकारी स्कूल में चयन आसानी से हो जाता है। अगर मैं सरकारी स्कूल की बात करता हूँ सैलरी वाइज, तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30 से 35 हज़ार रुपये से होती है, जिसमें अगर मैं टाइमिंग की बात करता हूँ तो सुबह 7 बजे आपका स्कूल शुरू होता है और 2 बजे तक आपका स्कूल ख़त्म हो गया। आपको एक कुछ ही घंटे काम करना होता है और कुछ घंटे में आपको एक बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है। और ये सैलरी ऐसा नहीं है कि मतलब आपकी कभी कम हो रही है या एक निर्धारित समय के लिए, ये जब तक आप जॉब करेंगे तब तक आपको इससे बढ़कर ही मिलता रहेगा। इसमें बाकायदा आपको 7th पे कमीशन मिलता है, सारी सुविधाएं सरकारी मिलती हैं और एक बोला जाता है कि आपका जो भविष्य है वो सिक्योर हो जाता है। जी, आपने कहा कि अच्छे अगर पैकेज का भी डिपेंडेंसी अगर है तो कोई अच्छे कॉलेज से है, तो अच्छे कॉलेज का चयन कैसे करें स्टूडेंट? देखिए, इसमें अच्छे कॉलेज का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है
कि आप किस कॉलेज से कर रहे हैं। यहाँ पर केवल 2 ही तरीके के कॉलेज आपको मिलते हैं जब आप बीएड का एग्ज़ाम देते हैं। एक होता है कि सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हो गया, जो प्राइवेट जिनको हम बोलते हैं कि ये प्राइवेट कॉलेज है, और एक हो गया गवर्नमेंट कॉलेज जो एडेड कॉलेज होते हैं। अब दोनों में एडमिशन कैसे लिया जाए। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं एग्ज़ाम देने के बाद ही, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में एक परसेंटेज आपका मायने रखती है कि आपने कितना स्कोर किया हुआ है, उस स्कोरिंग के ऊपर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं। अब सीधी सी बात है कि आप जिस जगह पर रहते हैं, आप जिस ज़िले में रह रहे हैं, वहाँ पर आप देखिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। और कॉलेज का चयन करते समय केवल आपको एक ही चीज़ देखनी है कि क्या वो कॉलेज के स्कूल्स के साथ कैसे संबंध हैं, जो आसपास के जो स्कूल्स हैं। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप सपोज अगर नोएडा की अगर हम बात करते हैं कि नोएडा में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं और जॉब आप देख रहे हैं कानपुर में, तो ये पॉसिबल नहीं है। मतलब जॉब आपको वहाँ मिल जाएगी, लेकिन नोएडा वाले कॉलेज का वहाँ के कानपुर के कॉलेज से संबंध होना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप नोएडा के किसी कॉलेज से करते हैं तो आप ये देखिए कि नोएडा में जितने भी स्कूल हैं, क्या वो उस कॉलेज से संबंधित हैं। क्या कॉलेज कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जो जिनसे बच्चों को उन कॉलेज के बारे में या उन कॉलेज के जो भी प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, उनके साथ एक इंटरेक्शन करने का मौका देता है। क्या कॉलेज आपको इंटर्नशिप करवा रहा है, क्या कॉलेज आपको स्कूल टीचिंग करवा रहा है। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप उस कॉलेज को अच्छा समझिए। जिसके जितने ज़्यादा स्कूल के साथ कॉन्टैक्ट होंगे, उस स्कूल की क्रेडिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। और इसी मापक को आप ध्यान में रख के अपने कॉलेज का चयन कर सकते हैं। अमित जी, बीएड में काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आज के बारे में अगर हम बात करें, आज के हिसाब से बीएड में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल और डिमांडिंग है? देखिए, बीएड में सब्जेक्ट तो बहुत सारे होते हैं, जिनको हम टीचिंग सब्जेक्ट कहते हैं। 6 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें 4 कॉमन होते हैं, 2 टीचिंग सब्जेक्ट रहते हैं। लेकिन इन टीचिंग सब्जेक्ट को लेने का जो चयन करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में किया होगा, उसी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के आधार पर ही आपको टीचिंग सब्जेक्ट मिलेंगे। सपोज अगर आपने बीए के आधार पर अगर आप बीएड में एडमिशन ले रहे हो, तो आपको इंग्लिश मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, आपको हिस्ट्री मिल जाएगा, बट आपको साइंस नहीं मिलेगा, क्योंकि बीए में है ही नहीं। अगर आपने बीएससी किया हुआ है तो आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा, हिंदी नहीं मिलेगा, आपको फिजिक्स मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, मतलब साइंस मिल जाएगा, मैथ मिल जाएगा। इंग्लिश तो अगर कॉमन ही होता है तो इंग्लिश भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन हिस्ट्री नहीं मिलेगा, आपको भूगोल नहीं मिलेगा, आपको इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा। तो बीएड में सब्जेक्ट का चयन आपकी ग्रेजुएशन डिग्री के आधार पर ही होगा। जिस स्ट्रीम में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, उसी के सब्जेक्ट के, उसी के विषय के ग्रेजुएशन के विषय के आधार पर ही आपको बीएड के सब्जेक्ट का चुनाव करना पड़ेगा। ये इसमें बाध्यता है। आप ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट ले लें, आपको देखना पड़ेगा कि आपने अपनी ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लिए थे, उसी के आधार पर आप कोई भी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं, बशर्ते वो आपकी ग्रेजुएशन में होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। जी, नमस्कार। तो आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो पास आउट हो चुके हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सा सब्जेक्ट ले नहीं ले, और जो स्पेशली बीएड कोर्स करने वाले हैं, उनको अगर आप हमारा शो देख रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। और अगर आपको कोई भी कोर्सेज से लेकर कुछ जानना है, कुछ पूछना है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आप तक हम सारे जवाब पहुँचा सकें। और अगर आपको हमारा शो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सारी अपडेट आप तक पहुँच सके।